हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। मैं सर्जन हूँ और हमने बहुत बड़ी ब्रेस्ट डिजीज़ेस एंड ब्रेस्ट कैंसर्स के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर सीरीज़ बनाई हैं। कुछ कॉमन टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और अभी हम जो सीरीज़ बना रहे हैं वो है ओबेसिटी के बारे में। तो ये काफ़ी बड़ी सीरीज़ होने वाली है और ओबेसिटी में काफ़ी सारे डिजीज़ेस इंक्लूड होते हैं। मैंने ओबेसिटी एंड मी करके मेरी खुद की स्टोरी हाईलाइट की है। काफ़ी दिन की गैप हो गई है क्योंकि वक्त नहीं मिला है और कुछ सोशल प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी रूटीन एक्टिविटी थोड़ी सी हैंग हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी है और ओबेसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइपोथायराइडिज्म है। यानी ओबेस पेशेंट है तो हाइपोथायराइडिज्म देख ही लेना पड़ता है। तो हम लोगों को ये पता चाहिए कि ये थायराइड क्या है और फिर ये हाइपोथायराइड क्या है। थायराइड एक बटरफ्लाई के आकार की एक ग्रंथि होती है जो हमारी जो सांस लेने वाली नलिका जो होती है उसके आजू बाजू में स्थित होके यहाँ से कनेक्टेड होती है। तो दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे समझो कि तुम्हारे बॉडी का जो राजा है वो थायराइड है। अब ये थायराइड ग्रंथि पूरी तुम्हारी बॉडी की सिस्टम को, पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल में रखती है और नर्वस सिस्टम को करता है, आँखों को करता है, हार्ट को करता है, स्किन को करता है, हर एक सेल को करता है, आंतड़ियों को, यूट्रस, सभी हार्मोन्स का कंट्रोल जो है, जो बैलेंस है, ये थायराइड की ग्रंथि करते रहती है। मेन कार्य उसका ये है कि ग्रोथ पे नियंत्रण करना, फिर सेल के रिपेयर के ऊपर भी नियंत्रण करना और हर एक सेल का जो मेटाबॉलिज्म है यानी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है हर एक पेशी की, उसको नियंत्रित करना। तो समझ लो कि कितनी सारी प्रॉब्लम आती होगी अगर ये ग्रंथि अगर काम करना छोड़ दे या काम करना कम कर दे तो हमारा पूरा शरीर ही बिगड़ जाता है, हमारे पूरे शरीर की कार्य प्रणाली ही बिगड़ जाती है। लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है तो पेशेंट को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। अभी ये ऐसे इसकी कोई एज लिमिट तो है नहीं, कोई भी एज में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। बच्चों में होता है जिसे क्रिटिनिज्म की है कहते हैं, फिर प्यूबर्टी में होता है, अडल्ट में होता है, ओल्ड एज में भी होता है, कोई भी एज में होता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो सिम्टोमेटोलॉजी जो होती है ये वेग है, बिल्कुल वेग है। जैसे अगर हम लोग बोले कि लिथार्जी पेशेंट को यानी फटीग यानी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है, ऐसे लगता है कि वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो गया है, उसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, वो एक तरह से बैठा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, उसकी मूवमेंट स्लगिश हो जाती है और फिर उसके बाद में जो भी होता है वो ये होता है कि जो भी वो खाता है वहाँ से जो फैट होता है वो पूरा डाइटरी फैट जो होता है वो ऑक्यूमुलेट होते रहता है बॉडी के ऊपर, क्योंकि थायराइड जो हार्मोन्स है ये पूरी एनर्जी यूज़ करते रहता है सेल्यूलर रिपेयर्स के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और ग्रोथ के लिए। अब वो ये यूज़ नहीं कर पाता तो सारा इसका सारा जो खाना है, जो भी हम खाते हैं, जो उसका फैट है वो बॉडी पे स्टोर हो जाता है और प्राथमिक जो सिम्टोमेटोलॉजी आती है वो है ओबेसिटी।
पेशेंट को लगता है कि मेरा वज़न बढ़ते जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ या मैं कर नहीं पाता हूँ, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। और फिर उसके बाद में पेशेंट के जो इनएक्टिव स्टेज होते जाती है, तो फिर डेवलपमेंट और भी शुरू हो जाती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी एक अर्ली सिम्टोमेटोलॉजी है हाइपोथायराइडिज्म के लिए। फिर उसके बाद में पेशेंट जो सेल्यूलर रिपेयर्स नहीं होते हैं, उसके वजह से स्किन की थिकनिंग हो जाती है, स्किन ड्राई होते जाती है, स्किन स्केली हो जाती है, और लोगों की स्किन फटने भी लगती है। उनको समझ में आ जाते हैं कि कुछ ऐसे इचिंग हो रहा है, जहाँ से फटती है वहाँ इचिंग हो रहा है, और वहाँ पे स्केली टाइप की ड्राई स्किन हो जाती है। नेल्स जो है ये ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूटते हैं। ये भी पेशेंट कभी कभी बताते हैं कि हमारे भाई नेल्स बढ़ते नहीं हैं और जल्दी से टूट जाते हैं। ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन की इचिंग, ये भी सिम्टोमेटोलॉजी पेशेंट के थ्रू हमारे पास आती है, बताते हैं पेशेंट। हेयर लॉस की सिम्टोमेटोलॉजी वो भी बताते हैं। और तो और जो थर्मल रेगुलेशन है, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है थायराइड ग्रंथि का। तो बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता है, तो ये जो पेशेंट्स है इन्हें कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें उतनी ठंड नहीं लगती, उससे कई ज़्यादा ठंड हाइपोथायराइड पेशेंट को लगती है, क्योंकि उनका जो थर्मल रेगुलेशन है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का जो मैकेनिज्म है, वो पूरा ही डिस्टर्ब होकर रहता है। फिर इन्हें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी होती है, डिलेड प्यूबर्टी होती है। लोग बोलते हैं कि 13 साल की हो गई, 14 साल की हो गई, भाई इसके मेंसेस नहीं आए हैं, या तो फिर इसकी हाइट नहीं बढ़ रही प्रॉपरली, या तो फिर इसके मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं, 3-4 महीने हो गए हैं आ नहीं रहे हैं, या तो फिर इरेगुलर हो गए हैं। फिर ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टोमेटोलॉजी हाइपोथायराइडिज्म में हो जाती है। उसके बाद में लोगों को सेक्सुअल डिसेबिलिटी होती है, यानी उनको ऐसा उनका डिस्फंक्शन हो जाता है कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं सेक्सुअली। तो ये भी एक सिम्टोमेटोलॉजी है कि जो पेशेंट के थ्रू हमारे पास आ जाती है। और तो और पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन है, ओवरवेट है, ये कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी है। अब हम लोगों ने क्या किया है, जब भी हम पेशेंट आते हैं वेक सिम्टोमेटोलॉजी लेके, तो हमने एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन रख दिया है, T3, T4 और TSH। हम लोग हर पेशेंट्स में ये कर ही लेते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में हम लोग अगर डायग्नोस कर लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म, तो इतनी सारी सिम्टोमेटोलॉजी है वो होती नहीं है पेशेंट्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर जैसे हम लोग CBC वगैरह करते हैं, हम रूटीनली थायराइड की जो टेस्ट है वो कॉमनली कर लेते हैं। पहले हमको बहुत ज़्यादा थायराइड एनलार्जमेंट दिखाई देता था, गॉइटर दिखाई देता, जैसे बड़े बड़े गॉइटर्स दिखाई देते थे। आजकल हमें वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारा जो डाइटरी आयोडीन है वो कहीं तो भी बैलेंस हो चुका है, क्योंकि हमारा पूरा ही नमक जो आता है आजकल आयोडाइज्ड नमक आ जाता है। और फिर हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, तो हाँ, ये जो थायराइड एनलार्जमेंट है वो आजकल दिखाई नहीं देता है, पहले दिखाई देता था। अभी भी हमें ऐसे लगता है कि पेशेंट थोड़ा ओवरवेट हो गया, उसका गला थोड़ा सूजा हुआ है, तो हम लोग जल्दी से थायराइड हार्मोन की टेस्ट कर लेते हैं। अभी इतना सब करते हैं, फिर भी हाइपोथायराइडिज्म हमें दिखाई देता है, तो कॉजेस ये है, कॉजेस ऑटो इम्यून है। कुछ डाइट भी इसके ऊपर काम करता है, कुछ गाइट्रोजन डाइट भी रहता है, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद में बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये फैमिली में रन करता है, ऑटो इम्यून होता है, तो हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। भले ही हम आयोडाइज नमक खा रहे हैं, लेकिन हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब एक बार हम लोग अगर डायग्नोस कर लेते हैं, ये जो है थायराइड जो है ये हार्ट और लंग कॉम्प्लेक्स में भी काम करता है। जैसे
आपका वेट बढ़ जाएगा तो फिर आपका जो है ब्रैडिकार्डिया भी हो जाता है, यानी पल्स रेट कम हो जाता है, हार्ट स्लो हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ईसीजी वगैरह में भी हम लोग देख लेते हैं ये। तो कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी जो है जो मैंने बताई है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो बताया है, T3 T4 TSH कर लो। और मैंने कॉजेस में बताया कि वे ऑटो इम्यून और गाइट्रोजेनिक फूड। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करें हम लोग। ट्रीटमेंट तो हमें थायराइड हार्मोन्स की सप्लीमेंट जो है वही देनी पड़ती है। मैं खुद सर्जिकली रिमूव किया है मैंने थायराइड, तो मैं काफ़ी दिन से थायराइड की हार्मोन की गोली ले रही हूँ। और थायराइड हार्मोन की गोलियाँ लेना यानी ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत ही इजीली आप ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइट के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या डाइट लेना चाहिए और गाइट्रोजन यानी कौन सा डाइट हमने अवॉइड करना चाहिए, और एक्सरसाइज कौन सी कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पेसिफिक एक्सरसाइज हाइपोथायराइड के लिए, जिससे थायराइड हार्मोन हम नॉर्मल तो नहीं ला सकते हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा बैलेंस करके अपनी ओबेसिटी को नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हो गया थायराइड एंड ओबेसिटी के बारे में। अगर आपको इसके ऊपर कुछ और जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।